नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल भटेजा श्री सिद्धिविनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आवेश क्या है, आवेशों के गुण धर्म क्या है, आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है, आवेशन की विधियां क्या क्या है। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज होती है दोस्तों? कोई भी आवेश, मान लेते हैं कोई एक आवेश Q है, इस Q आवेश का कोई भी एक निश्चित क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र के अंदर ये आवेश Q अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। अर्थात कहने का प्राय, यदि इस क्षेत्र में कोई बाहर से कोई अन्य आवेश आ जाता है तो यह आवेश किसी न किसी एक बल का अनुभव करेगा, चाहे तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा, चाहे यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। बल की प्रकृति दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो आने वाला आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और यदि दोनों की प्रकृति विपरीत है तो आने वाला आवेश आकर्षण प्रकृति का बल अनुभव करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या चीज होती है? किसी भी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल अनुभव करता है, इस आवेश का यह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, या अपने कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसमें कोई एक आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र को नापा कैसे जाता है, किस टर्म्स में नापा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज होती है? मान लेते हैं कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आवेश Q है, बाहर से कोई अन्य आवेश Q नॉट आ रहा है। Q नॉट होता है, अपने मानते हैं इसको मानक प्रेक्षण आवेश। मानक प्रेक्षण आवेश क्या चीज होती है? प्रेक्षण आवेश जो होता है अति अल्प परिमाण का एक आवेश होता है। अधिकतर इसको ये धनावेश होता है। अति अल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसे अपने बोलते हैं मानक प्रेक्षण आवेश। तो मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश का कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई एक अन्य आवेश मानक प्रेक्षण आवेश Q नॉट आता है, तो इस मानक प्रेक्षण आवेश के इकाई आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल E से व्यक्त किया जाता है। यदि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से F सदिश हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश बराबर F सदिश बटा में Q नॉट मानक प्रेक्षण, इकाई आवेश द्वारा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अनुभव किया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या एक अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या चीज है? वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोला जाता है। ये क्या चीज होती है दोस्तों? जब भी किसी इकाई धनावेश को प्लस एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो धनावेश है, इकाई कूलाम है, इसके कारण इस आवेश के ऊपर उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। यदि इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर एक बल आरोपित होगा। ये जो बल आरोपित होगा उस बल के प्रभाव में ये आवेश गति करेगा।
तो किसी भी इकाई धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखने पर इस आवेश द्वारा तय किया गया पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। इकाई धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इस आवेश द्वारा तय किया गया पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। ये जो वैद्युत बल रेखा होती है ये पूर्णतः एक काल्पनिक खुला वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक खुला वक्र होती हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं, परिभाषा हमने देख ली कि इकाई धनावेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र में तय किया गया पथ वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब इनके गुणधर्म क्या क्या हैं? गुणधर्म देखते हैं दोस्तों। पहला तो अपने देखा है ये काल्पनिक खुला वक्र होती है, पूरी तरह से काल्पनिक वक्र होती है। नंबर 2, ये धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से निकलती हुई और ऋणावेश में प्रवेश करती। इनको इस तरह से दर्शाया जा सकता है। मान लेते हैं ये कोई एक धनावेश है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हुई प्रतीत होंगी। दोस्तों यहां से हम देख रहे हैं ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये किसी भी पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं और पृष्ठ से लंबवत ही निर्गत होती हैं। ये किसी कोण पर नहीं निकलती, किसी भी पृष्ठ पर या तो ये लंबवत प्रवेश करेंगी और लंबवत ही वहां से निर्गत होंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका गुणधर्म आता है एक, कि ये बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती। बल रेखाएं कभी भी परस्पर नहीं काटेंगी। अगला बोला जाता है कि ये जो बल रेखाएं, कोई भी एक वैद्युत बल रेखाएं मान लेते हैं ये कोई एक वैद्युत बल रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं इसका कोई भी एक बिंदु P है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसी भी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कभी भी वैद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। किसी भी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। आगे देखते हैं, यदि किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर हैं, परस्पर समानांतर हैं और इनकी दिशा भी समान है, तो इसको हम बोलेंगे उन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र समान वैद्युत क्षेत्र होगा। समान वैद्युत क्षेत्र बोल सकते हैं या समरूप वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यदि किन्हीं बिंदुओं पर, क्षेत्र के किन्हीं बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती तथा इनकी दिशा भी समान होती है, तो ऐसा क्षेत्र समरूप वैद्युत क्षेत्र या समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यदि ये परस्पर समानांतर हों परंतु इनका परिमाण समान न हो तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि ये परस्पर समानांतर ही न हो तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि इनकी दिशा भी विपरीत हो तो भी ये असमान वैद्युत क्षेत्र ही होगा। केवल इसी कंडीशन के अंदर इसे समरूप वैद्युत क्षेत्र बोला जाएगा, अन्यथा यह एक असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर सघन होंगी, यानी कि इनका घनत्व अधिक होगा,
तो वह प्रबल वैद्युत क्षेत्र को इंगित करेगा। यदि इनका घनत्व कम होगा और दूर दूर स्थित होंगी तो ये दुर्बल वैद्युत क्षेत्र को इंगित करेंगे। अब इनकी आकृतियां कैसे होती है, अलग अलग आवेशों के लिए इनकी आकृतियां अलग अलग होती हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेश धनावेश हो सकता है अथवा ऋणावेश हो सकता है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होंगी और ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हुई प्रतीत होंगी। तो ये है वैद्युत बल रेखाएं बिंदु आवेशों के लिए। अगला देखते हैं आवेश युग्म के लिए। आवेश युग्म के लिए आवेशों का युग्म या तो दोनों धनावेश हो सकते हैं अथवा दोनों ऋणावेश हो सकते हैं। तो धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होंगी, तो इनसे जो बल रेखाएं बनेंगी कुछ इस तरह से आकृति होगी इसकी। दोस्तों यहां पर मध्य में एक बिंदु ऐसा प्राप्त होगा जिस बिंदु पर इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दोनों परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र ही शून्य हो जाता है तो इस बिंदु के ऊपर कोई भी वैद्युत बल रेखा उपस्थित नहीं होगी। ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर कोई भी वैद्युत बल रेखा उपस्थित नहीं होती, उस बिंदु को बोला जाता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, अर्थात इस बिंदु के ऊपर कोई भी वैद्युत बल रेखा उपस्थित नहीं होती। ये तो है आवेश युग्म समान प्रकृति का है, प्लस क्यू है। प्लस क्यू अगर ऋणावेश के लिए देखेंगे तो ये बल रेखाएं प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। अब देखते हैं हम विपरीत प्रकृति के आवेश युग्म के लिए। ये तो दोनों धनावेशों के लिए देखिए। अभी जब एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखाओं की आकृति कुछ इस तरह से होगी। इसमें वैद्युत बल रेखाओं की आकृति लचकदार डोरी के समान होती है जो अपनी लंबाई की ओर सिकुड़ने का प्रयास करती है। ऋणावेश पर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हुई और धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं आवेश युग्म के लिए, जबकि इनकी प्रकृति कैसी हो, परस्पर विपरीत प्रकृति के हों। जो पहले वाला देखा है वो हमने देखा है जब दोनों की प्रकृति कैसी थी, समान प्रकृति थी। तो ये हो गया दोस्तों वैद्युत बल रेखाएं। वापिस से एक बार रिपीट करते हैं इनको। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी इकाई धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके द्वारा तय किया गया पथ वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये एक काल्पनिक खुला वक्र होती हैं, सदैव धनावेश से निकलती हुई और ऋणावेश पर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी उस बिंदु के ऊपर।
वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी भी नहीं काटती। अब इसका कारण क्या है, काटती क्यों नहीं है? अपने बोल रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा जो है इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो रेखा होगी, स्पर्श रेखा, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। यदि दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी। दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होंगी अर्थात उस बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। मान लेते हैं कोई एक वैद्युत क्षेत्र E1 है, कोई दूसरे क्षेत्र में E2 है, यानी कि एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु के ऊपर दो वैद्युत क्षेत्र प्राप्त नहीं हो सकते। आगे देखते हैं दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कोई एक बिंदु आवेश कैपिटल Q आवेश है, धनावेश है, प्रकृति के अंदर यह धनावेश। माना प्लस Q परिमाण का कोई एक आवेश बिंदु O पर स्थित है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जिसकी O से दूरी स्मॉल r है। Q से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस बिंदु P पर कोई एक मानक धन परीक्षण आवेश Q0 मानते हैं। अब दोस्तों Q0 भी धनावेश है। ये जो अपने परिमाण लिया है, आवेश का परिमाण Q लिया है, वो भी प्रकृति में धनावेश है। दोनों आवेश प्रकृति में धनावेश हैं, तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति प्रतिकर्षणात्मक होगी, अर्थात दोनों से दूर हो जाएगी। तो इसका जो बल की दिशा आएगी वो कुछ इस दिशा में आएगी। मान लेते हैं इसकी दिशा है OP कैप, O से P की तरफ। तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। कूलाम के नियम से F सदिश बराबर K Q1 Q2 बटा में दोनों के मध्य दूरी R स्क्वायर, या इसको सिंपल लिख लेते हैं R स्क्वायर, और इनकी जो दिशा आएगी OP कैप, या अपने इसको लिख सकते हैं R कैप भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो F सदिश बराबर K Q0 R स्क्वायर R कैप। परंतु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने अभी देखी है। परिभाषा से E सदिश जो है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इकाई मानक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो सूत्र से आ जाएगा F सदिश बटा में Q0। समीकरण नंबर 1 से F सदिश का मान इसके अंदर रखते हैं तो ये आएगा K Q0 बटा में R स्क्वायर R कैप बटा में Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा E सदिश बराबर K Q बटा में R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप जो है O से P की दिशा में इकाई सदिश है। R कैप O से P की दिशा में इकाई सदिश है। यदि R कैप को R सदिश बटा में मापांक R से लिखा जाए तो E सदिश होगा E सदिश बराबर K Q बटा में R क्यूब R सदिश। यह होगा दोस्तों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशों का निकाय क्या चीज होता है? वह सिस्टम जिसमें आवेश दो या दो से अधिक आवेश पाए जाते हैं, आवेशों का निकाय कहलाता है। आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए मानते हैं कोई एक निकाय है,
जिसमें स्मॉल n आवेश उपस्थित है। माना कोई एक निकाय जिसमें स्मॉल n आवेश उपस्थित हैं, जिनके परिमाण Q1, Q2, Q3 और Qn है। इन सभी आवेशों के मूल बिंदु से स्थिति सदिश मान लेते हैं क्रमशः R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और Rn सदिश है। तो इसको देखते हैं, कोई x और y अक्ष है, मूल बिंदु O है, मान लेते हैं कोई एक आवेश Q1 है, इसी प्रकार कोई दूसरा आवेश Q2 है, इसी प्रकार यह आवेश Qn है। इस आवेश का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश माना R1 है, इसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश माना R2 है। इसी प्रकार nवें आवेश Qn का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश माना स्मॉल rn सदिश है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं मूल बिंदु से Rp स्थिति सदिश पर कोई एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर एक मानक फ्रिक्शन आवेश Q0 मानते हैं। यह जो मानक फ्रिक्शन, मानक धनावेश फ्रिक्शन आवेश माना जाता है Q0। अब आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से दी जाती है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी निकाय के कारण किसी भी निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, कुल तीव्रता निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। मान लेते हैं Q1 के कारण तीव्रता E1 है, Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता माना E1 है, Q2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता माना E2 है। इसी प्रकार nवें आवेश Qn के कारण बिंदु P पर तीव्रता En है। तो निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न तीव्रताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। और निकाय की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। तो ये कोई आवेश Q1 की P से दूरी, तो इसके लिए हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। देखो, इसका स्थिति सदिश R1 सदिश, इसका स्थिति सदिश Rp सदिश, तो इन दोनों के बीच का जो विस्थापन सदिश होगा वो होगा R1P सदिश, और दूरी हो जाएगी R1P का मापांक। अब ये भी आवेश धनावेश है, ये भी आवेश धनावेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार से आएगी। इसी प्रकार Q2 के कारण जो तीव्रता आएगी वो मान लेते हैं E2 है, इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E1 है, और इसके कारण तीव्रता E2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी वो आएगी R2P का मापांक, और सदिश जो आएगा वो आएगा R2P कैप। इसी प्रकार nवें के कारण जो तीव्रता आएगी वो आएगी En सदिश, और इनके बीच की जो दूरी होगी RNP का मापांक। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश बराबर K Q1 में R1P का स्क्वायर R1P कैप, क्योंकि अपने पास तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर K Q बटा में R स्क्वायर R कैप।
इकाई सदिश है R1P कैप, इसको हम लिख सकते हैं R1P सदिश अपॉन R1P का मापांक। R1P इकाई सदिश का यह मान उपरोक्त समीकरण में अगर रखेंगे तो यह बन जाएगी E1 सदिश बराबर K Q1 R1P का स्क्वायर R1P सदिश बटा में इसका परिमाण। जैसे इसको हल करेंगे तो यह बन जाएगा E1 सदिश बराबर K Q1 अपॉन में R1P के मापांक की होल क्यूब R1P सदिश। ठीक इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार आ जाएगी। यदि Q2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 सदिश हो तो ये E2 का मान E2 सदिश बराबर K Q2 R2P के मापांक की होल क्यूब R2P सदिश। यदि इसी प्रकार चलते चलें तो Qn आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो Qn आवेश के कारण आ जाएगी En सदिश बराबर K Qn अपॉन RNP की होल क्यूब RNP सदिश। इसको समीकरण नंबर लेते हैं अपने 3। तो पूरे निकाय के कारण, इस संयुक्त निकाय के कारण कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? जैसे हमने पहले पढ़ा है कि निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से दी जाएगी। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार निकाय की जो तीव्रता होगी वो होगी E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश और इसी प्रकार चलता चलेगा En सदिश। तो इन समीकरण में E1, E2 और En के मान रखेंगे तो ये समीकरण होगी K Q1 R1P की होल क्यूब R1P सदिश प्लस K Q2 R2P की क्यूब R2P सदिश। इसी प्रकार K Qn अपॉन RNP के मापांक की होल क्यूब RNP सदिश। इसको अगर संयुक्त रूप से लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं K समेशन K QI अपॉन RIP की होल क्यूब RIP सदिश, जहां I 1 से शुरू होता है और N पर समाप्त होता है। ये आ जाएगी दोस्तों निकाय के आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है दो ध्रुव। वैद्युत आवेश, आवेश के दो ध्रुव जो होंगे वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है दोस्तों? जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, ध्यान देने वाली बात, परिमाण जो होगा वो तो होना चाहिए समान, परंतु जो इनकी प्रकृति है वो होगी विपरीत। जब परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो आवेशों का यह युग्म वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हम देखते हैं इसको, मान लेते हैं कोई आवेश का जो परिमाण है वो मान लेते हैं Q है। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत, एक धनावेश होगा तो दूसरा ऋणावेश होगा, परस्पर कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो ये जो व्यवस्था है इसको वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो यह व्यवस्था वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु होगा इसको द्विध्रुव केंद्र कहा जाता है।
दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा से पारित जो अक्ष होगा, इस अक्ष को द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव अक्ष बोला जाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो अक्ष होगा, इसको द्विध्रुव निरक्ष बोला जाता है। तो जब दो परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, तो यह व्यवस्था द्विध्रुव कहलाती है। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु द्विध्रुव केंद्र कहलाता है। इससे पारित जो मिलाने वाली रेखा से पारित अक्ष जो है, उसको द्विध्रुव अक्ष बोला जाता है। और इसके जो लंबवत अक्ष होगा, मिलाने वाली रेखा के लंबवत अक्ष जो होगा, उसको द्विध्रुव निरक्ष बोला जाता है। यह तो है दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद में एक परिभाषा और आती है, आदर्श द्विध्रुव। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव। सिंपल द्विध्रुव के अंदर तो अपने वैद्युत द्विध्रुव के अंदर तो पढ़ा था, परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेश। लेकिन आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कब बनेगा? जब आवेशों का जो परिमाण है वो तो अनंत की ओर और जो उनके मध्य दूरी है वो शून्य की ओर अग्रसर हो, तो ऐसा जो द्विध्रुव होगा वो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जब वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण अनंत की ओर और इनके जो मध्य दूरी है यह शून्य की ओर अग्रसर हो, तो ऐसा वैद्युत द्विध्रुव आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होती है? किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q है तथा इनके मध्य जो दूरी है वो 2a है, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण q गुणा 2a होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे कैपिटल P सदिश से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक यहां से दोस्तों देख सकते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, या इसका एक अन्य मात्रक डिबाई होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके मध्य दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q है, इनके मध्य दूरी 2a है, इनका द्विध्रुव केंद्र O है। O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे हम पहले बता चुके हैं, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर हम कोई एक प्लस Q0 मानक धन फ्रिक्शन आवेश मानते हैं, जिसका परिमाण अति अल्प होता है, ये Q0 है। अब इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता एक तो प्लस Q आवेश के कारण आएगी और द्विध्रुव के दूसरे आवेश माइनस Q के कारण इस पर तीव्रता आएगी। तो माना
प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 है, तो E1 होगा सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से E1 होगा K Q1, और इन दोनों के मध्य दूरी हो जाएगी, टोटल ये R है, ये A होगा, तो ये हो जाएगी R प्लस A, तो ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। यदि दिशा की बात करें, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी तीव्रता की दिशा इस तरह से होगी, तो ये दिशा होगी इसकी OP कैप। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता ये हो जाएगी, माना E2, ये होगी K Q2, ये टोटल दूरी R है, ये दूरी A है, तो ये दूरी होगी R माइनस A, तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये ऋणावेश है, फ्रिक्शन आवेश धनावेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसकी तीव्रता की दिशा आकर्षित इसकी तरफ होगी, तो इसको लेते हैं E2, तो ये हो जाएगा P से O की दिशा में PO कैप। Q के कारण तीव्रता आ रही है E1, माइनस Q के कारण तीव्रता आ रही है E2, दोनों के कारण यदि परिणामी तीव्रता निकालें, परिणामी तीव्रता, तो परिमाण हो जाएगा परिणामी तीव्रता का E बराबर मापांक E2 माइनस मापांक E1। दोनों समीकरण 1 और 2 से इसमें मान रखते हैं, मान रखने पर ये हो जाएगा K Q2 R माइनस A का स्क्वायर माइनस K Q1 R प्लस A का स्क्वायर का मापांक। K दोस्तों परिमाण समान है, तो ये Q हो जाएगा, K Q कॉमन आ रहा है इसमें से, अंदर बचेगा R माइनस A का स्क्वायर माइनस R प्लस A का स्क्वायर। लघुत्तम लेने पर K Q R माइनस A का स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस R माइनस A का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस बी गुना में A माइनस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों के होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR। R स्क्वायर और A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंदर बचेगा KQ 4AR, इसको लिखेंगे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का K Q 4AR को तोड़कर लिखेंगे दोस्तों 2A मल्टीप्लाइड बाय 2R, इसमें से R स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा R की घात 4 1 माइनस A स्क्वायर बटा में R स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक R से एक R की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, Q गुना में 2A वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बनेगा, ये हो जाएगा 2KP। इन दोनों को लिखेंगे संयुक्त रूप से P, ये 2 आगे ले गए, 2KP अपॉन में R क्यूब 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि ये जो R इन दोनों के मध्य दूरी A की तुलना में बहुत बड़ा हो, यदि R बड़ा हो A से, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लगभग नगण्य होगा। यदि R बहुत बड़ा हो A से, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लगभग नगण्य होगा। तो ये मान रखने पर अपने पास तीव्रता आ जाएगी, तीव्रता E बराबर 2KP अपॉन R क्यूब। यदि सदिश रूप में इसको दिशा सहित लिखना चाहिए, सदिश रूप में, तो E सदिश बराबर
2 kp r की घात 3। देखो ये राशि बड़ी आ रही है 1 में r स्क्वायर, यानी कि E2 के कारण जो तीव्रता है वो ज्यादा है E1 की तुलना में, E2 बड़ा है, तो इसका जो दिशा आएगी ये आएगी P से O की तरफ। तो PO कैप, ये आगे सदिश रूप में अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q है और इनके मध्य दूरी 2a है। द्विध्रुव का केंद्र O है। इस केंद्र से निरक्षीय स्थिति पर स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पर हम एक धन मानक फ्रिक्शन आवेश Q0 मानते हैं। P पर ज्ञात करने के लिए कुल दूरी 2a है, तो केंद्र से इसकी दूरी हो जाएगी स्मॉल a। तो ये समकोण त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में ये समकोण के सामने ये कर्ण, माना ये कोण थीटा है, ये कोण भी माना थीटा है। अब थीटा के सामने ये लंब, तो कर्ण का जो मान होगा वो होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इस भुजा का मान भी होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो निकालते हैं प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस q आवेश है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सूत्र से माना ये तीव्रता E1 है, तो E1 होगा K Q अपॉन इनके मध्य दूरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट की घात 2। तो ये हो जाएगा E1 बराबर K Q स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दिशा की बात करें तो ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इनकी दिशा E1 होगी। इसको बिंदु मानते हैं A, इसको बिंदु मानते हैं B। तो अगर दिशा की बात करें तो E1 सदिश जो होगा वो होगा K Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर AP कैप, जहां AP कैप A से बिंदु P की दिशा में इकाई सदिश है। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर मानते हैं हम 2। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण माना तीव्रता E2 है, तो E2 हो जाएगा E2 बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर। तो E2 आ जाएगा K Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यदि दिशा की बात करें, ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसकी तीव्रता की दिशा कुछ इस प्रकार से आएगी। तो दिशा सहित लिखेंगे तो ये होगा E2 सदिश बराबर K Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P B कैप, जहां PB कैप बिंदु P से B की दिशा में इकाई सदिश होगा। इसको समीकरण देखते हैं 3, इसको समीकरण नंबर मानते हैं 4। तो समीकरण नंबर 1 और 2 3 से स्पष्ट है कि E1 का परिमाण और E2 का परिमाण परस्पर बराबर है। तो बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर तीव्रता, दो तीव्रताएं प्राप्त हो रही हैं, एक तो Q1 के कारण तीव्रता प्लस धनावेश Q के कारण तीव्रता E1, माइनस Q के कारण तीव्रता E2।
ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, तो दोस्तों ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये 2 थीटा, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। तो ये जो कोण होगा ये हो जाएगा 2 थीटा। कोई भी दो सदिश राशियों का परिणामी निकालने के लिए हमें सूत्र ध्यान है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो परिणामी तीव्रता का सूत्र होगा, माना परिणामी तीव्रता E है, तो E का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 का परिमाण E2 का परिमाण और दोनों के मध्य कोण, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। दोनों के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2 E2 की जगह फिर से रखेंगे E1 cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा दोस्तों E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2 E1 स्क्वायर प्लस 2 मापांक E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। यहां से 2 E1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे 2 E1 स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। त्रिकोणमिति के सूत्र से 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। जैसे ही इसका वर्गमूल लेंगे ये बन जाएगा 2 E1 cos थीटा। E1 का मान रखने पर यहां पर यह हो जाएगा 2 k q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब त्रिभुज AOP से कोस थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो कोस थीटा हो जाएगा कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो आधार है इसका a और कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मान इस समीकरण के अंदर रखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी E बराबर 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोस थीटा का मान रखेंगे a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल घात 1/2। इस 2 को इसके a के साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा q गुना में 2a और ये घात हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1 और 1/2 जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 3/2। q गुना में 2a आवेशों का परिमाण और उनके मध्य दूरी का गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिखते हैं अपने P से, तो इसको P से लिखेंगे तो हो जाएगा K P। इसमें से R स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, कॉमन आएगा R की घात 3 1 में A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की घात 3/2। यदि R बहुत बड़ा हो A से, ये दूरी इनकी तुलना में बहुत अधिक हो, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का मान लगभग नगण्य प्राप्त होगा। तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी KP अपॉन RQ। ये आ जाएगा दोस्तों निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से हम देख सकते हैं, पहले हमने निकाला है अक्षीय स्थिति के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी? E अक्षीय जो था इसका परिमाण आया था, ये था 2 kp अपॉन r3। तो इस समीकरण से E निरक्षीय का अगर मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा E अक्षीय बराबर होगा 2 गुना में E निरक्षीय। अर्थात अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। इस सूत्र से हम देख सकते हैं जो तीव्रता का जो परिमाण होगा E, वो दोनों आवेशों के मध्य दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो E समानुपाती होगा 1/r की घात 3। तो दोस्तों अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 2 kp अपॉन में r3
और जबकि निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु के कारण आएगी Kp अपॉन आर क्यूब। दोनों समीकरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी पर रखे निरक्षीय स्थिति में स्थित वैद्युत क्षेत्र स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। समरूप वैद्युत क्षेत्र, समरूप वैद्युत क्षेत्र माना कोई एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिसका परिमाण कैपिटल E है। पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर होंगी तो ये एक ही दिशा में होंगी तो ये समरूप वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। तो माना कोई एक समरूप वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता का परिमाण E है। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा जाता है। तो माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण स्मॉल q है और इनके मध्य जो दूरी है ये दूरी 2a है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल अनुभव किया जाएगा और उसी प्रकार इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बल अनुभव किया जाएगा। तो वैद्युत बल जो होगा वो होगा F, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर होता है F बटा में Q। तो F बराबर होगा QE। तो प्लस Q आवेश के कारण इस क्षेत्र के अंदर अनुभव किया गया बल, ये प्लस का है, ये प्लस का, इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित। तो अनुभव किया गया बल जो होगा वो होगा QE और इसी प्रकार इसके कारण जो बल अनुभव किया जाएगा ये भी होगा F बराबर QE। ये दोनों बल परिमाण में समान, प्लस Q के कारण अनुभव किया गया बल यह होगा QE। इसी प्रकार माइनस Q के कारण अनुभव किया गया बल यह भी होगा QE। तो ये दोनों बल देख रहे हैं परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। एक की दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है और दूसरे की वैद्युत क्षेत्र के विपरीत है। तो दोनों परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, परंतु इन दोनों के कारण एक बल युग्म कार्य करता है। इस द्विध्रुव के ऊपर एक बल युग्म कार्य करता है। इस बल युग्म के प्रभाव में इन पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण जो कार्य करेगा तो बल आघूर्ण को लिखा जाता है टो से। तो टो क्या होगा, बल आघूर्ण दोनों बलों का परिमाण तथा बलों की क्रिया रेखा में लंबवत दूरी, बल गुणा में दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी निकालने के लिए हम दोनों बलों के मध्य, ये दोनों के मध्य ये लंबवत, इस बिंदु को मानते हैं बिंदु A, इसको मानते हैं बिंदु B और इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु C। तो इस त्रिभुज के अंदर जो लंबवत दूरी होगी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वो होगी BC। तो BC को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ABC से ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा ही है, थीटा के सामने ये लंब, तो इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर BC अपॉन में लंब, BC तो हो गया लंब, अपॉन में इसके आएगा कर्ण, तो BC अपॉन में AB। यहां से BC का मान निकालेंगे तो BC आ जाएगा AB साइन थीटा। तो AB का मान है 2A तो यह आ जाएगा 2A साइन थीटा। तो इस प्रकार जो बल आघूर्ण आएगा टो बराबर बल का परिमाण है अपने पास QE और लंबवत दूरी है अपने पास 2A साइन थीटा। Q गुणा में 2A द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसका मान P रखने पर Q गुणा में 2A ये हो जाएगा P, PE
साइन थीटा। तो टो बराबर आ जाएगा हमारे पास पीई साइन थीटा। ये अदिश रूप में, यदि इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में टो सदिश बराबर इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, वो हम देखते हैं। यदि ये द्विध्रुव किसी कोण पर न होकर वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, अर्थात यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो टो बराबर थीटा 0 होगा तो साइन थीटा भी 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0, तो टो होगा टो बराबर 0, अर्थात कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर 1, तो टो बराबर होगा पीई। इस स्थिति के अंदर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, ये कक्षा 12 का अध्याय पहली इकाई जो स्थिर वैद्युतिकी ये पूरी